नमस्ते। चलो अब हम इस पूरी जानकारी को सबसे आसान हिंदी में समझते हैं। जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, मैं हर एक बात को समझाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। बारिंद्र घोष और अनुशीलन समिति। बारिंद्र घोष और अनुशीलन समिति। 1. सवाल और जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर। जो ओरिजिनल टेक्स्ट आपने दिया है उसका मुख्य सवाल यह है कि बरिंद्र घोष की एक्टिविटीज, कामकाज से जिस सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म हुआ उसका नाम क्या था। इसका जवाब है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। ये सवाल झारखंड पीसीएस प्री 2003 की परीक्षा में आया था, जिसका मतलब है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जरूरी तथ्य है। 2. परिवार और प्रेरणा, फैमिली एंड इंस्पिरेशन। बरिंद्र घोष एक बहुत बड़े और मशहूर नेता श्री औरोबिंदो घोष के यंगर ब्रदर, छोटे भाई थे। बरिंद्र अपने बड़े भाई औरोबिंदो से बहुत इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित थे। औरोबिंदो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने खुलकर कहा था कि हमें अंग्रेजों से पूरी आज़ादी यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना होगा। इस प्रेरणा के कारण बरिंद्र ने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन को चुना। इसका मतलब है कि उन्होंने बातचीत से नहीं बल्कि लड़ाई और जोर से आज़ादी पाने का रास्ता अपनाया। 3. सीक्रेट प्लान की किताब, भवानी मंदिर। सीक्रेट प्लान बुक, भवानी मंदिर। साल था 1905, जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांट दिया था। इसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। इससे लोग बहुत गुस्सा थे। इसी साल बारिंद्र ने एक किताब जिसका नाम था भवानी मंदिर, भवानी मंदिर में एक आर्टिकल, लेख लिखा। भवानी मंदिर क्रांतिकारियों के लिए एक सीक्रेट मैनुअल, गुप्त नियमावली जैसा था। यह बताता था कि कैसे एक सेंटर केंद्र बनाना है जहां वे सब छुपकर मिल सकें, योजनाएं बना सकें और रेवोल्यूशनरी वर्क्स, क्रांतिकारी काम को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित कर सकें। उदाहरण, आप इसे एक जीपीएस या ब्लूप्रिंट नक्शा समझ सकते हैं जो बताता था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए एक गुप्त हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय कैसे तैयार करना है। 4. बंगाल में विचारों का फैलाव, स्प्रेडिंग आइडियाज इन बंगाल। बारिंद्र घोष ने अपने दोस्त भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर बंगाल में इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज, क्रांतिकारी विचारों को तेजी से फैलाया। उन्होंने 1906 में युगांतर नाम का एक न्यूज़पेपर, अखबार शुरू किया। यह अखबार खुलेआम कहता था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लेने चाहिए। इस अखबार के कारण बारिंद्र के साथियों का समूह युगांतर ग्रुप, युगांतर समूह के नाम से मशहूर हुआ। यह समूह अनुशीलन समिति की सबसे ज्यादा काम करने वाली और लड़ाकू ब्रांच, शाखा बन गया। 5. अनुशीलन समिति का असली रूप, द ट्रू फॉर्म ऑफ अनुशीलन समिति। आपके टेक्स्ट में लिखा है कि उनकी एक्टिविटीज के कारण अनुशीलन समिति का फॉर्मेशन, गठन हुआ। टेक्निकल फैक्ट, जरूरी तकनीकी बात। इतिहासकार मानते हैं कि अनुशीलन समिति की ओरिजिनल, असली शुरुआत 1902 में प्रमाथनाथ मित्रा, पी मित्रा ने की थी। बरिंद्र घोष का असली कंट्रीब्यूशन, योगदान ये था कि उन्होंने इस समिति को एक सिर्फ फिटनेस वाले क्लब से बदलकर एक बम बनाने वाले और अंग्रेजों से लड़ने वाले रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। बरिंद्र ने इसे मास मूवमेंट, बड़ा आंदोलन बनाने में मदद की। उदाहरण, सोचिए एक साइकिल है, वह अनुशीलन समिति है, पी मित्रा ने उसे बनाया। लेकिन बरिंद्र घोष ने उसमें एक इंजन लगाकर उसे मोटरसाइकिल बना दिया जो तेजी से और खतरे भरे काम कर सकती थी। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, बारिंद्र घोष की कहानी अनुशीलन समिति की कहानी से जुड़ी है, क्योंकि उन्होंने 1. रिटन द प्लान, उन्होंने भवानी मंदिर में रेवोल्यूशनरी वर्क्स का पूरा ब्लूप्रिंट, नक्शा लिखा। 2. फॉर्म द एक्शन ग्रुप, उन्होंने युगांतर नाम का अखबार और युगांतर ग्रुप बनाया जो अनुशीलन समिति का सबसे ज्यादा सक्रिय हिस्सा था। 3. द आलीपुर बॉम्ब केस, उनका ग्रुप 1908 में मुजफ्फरपुर में एक अंग्रेज जज को मारने की कोशिश के लिए मशहूर है। इस घटना के बाद बरिंद्र घोष को आलीपुर बॉम्ब केस में गिरफ्तार किया गया और उन्हें सेल्युलर जेल, काला पानी भेजा गया। क्या अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हैं? क्या आप बारिंद्र घोष और अनुशीलन समिति के बारे में कोई और गहरा सवाल पूछना चाहेंगे? नमस्ते। आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ रहे हैं। मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपकी समझ क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ हो जाए। हम आपकी दी हुई पूरी जानकारी को हिंदी में एक छोटे बच्चे को समझाने के तरीके से पैराग्राफ बनाकर और सबसे आसान भाषा में समझेंगे। जो जरूरी टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द हैं, उन्हें हम अंग्रेजी में ही रखेंगे। बर्रा डकैती, द बारह डकैती की पूरी कहानी। बर्रा डकैती, 12 डकैती एक बहुत बड़ी रॉबरी, डकैती थी जो भारतीय फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी।
यह डकैती रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स, क्रांतिकारी आतंकवादी, जिन्हें हम आज मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स या रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, का फर्स्ट मेजर वेंचर, पहला बड़ा काम थी। 1. सवाल का जवाब और स्थान, द लोकेशन। सबसे पहले जिस सवाल का जवाब आपने दिया है वो है, बर्रा डकैती किस जगह की फ्रीडम मूवमेंट का पहला बड़ा काम थी? इसका सही जवाब है सी, ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल। ये सवाल IAS प्री 1995 की परीक्षा में पूछा गया था, जिससे पता चलता है कि यह घटना इतिहास में कितनी जरूरी है। ईस्ट बंगाल वो इलाका है जो आज बांग्लादेश कहलाता है। 2. डकैती क्यों, द मोटिव। अब आप पूछेंगे कि ये रेवोल्यूशनरी लोग डकैती क्यों करते थे? बेटा देखो, किसी भी लड़ाई के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। इन क्रांतिकारियों को वेपन्स, हथियार, एम्यूनिशन, गोली बारूद और अपने गुप्त ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, पर ये पैसे ब्रिटिश सरकार तो देगी नहीं। इसीलिए उन्होंने एक तरीका निकाला, रिच लैंडलॉर्ड्स, अमीर जमींदारों को लूटना। ये जमींदार अक्सर ब्रिटिश सरकार के दोस्त होते थे और उनका साथ देते थे, इसलिए इन्हें लूटना देशभक्ति का काम माना जाता था, ताकि उनके पैसे से फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष चल सके। उदाहरण, एग्जाम्पल, इसे ऐसे समझो जैसे आपको एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट के लिए गुपचुप तरीके से बहुत सारा सामान खरीदना है, पर आपके पास पैसे नहीं हैं, और आप जानते हैं कि एक बहुत अमीर अंकल हैं जो उस आदमी का साथ देते हैं जिसके खिलाफ आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आप उनके पैसे चोरी करके अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। यह तरीका इन क्रांतिकारियों ने अपनाया था। 3. बर्रा डकैती के हीरो, पुलिन बिहारी दास। इस पूरी डकैती के मास्टरमाइंड, दिमाग और चीफ ऑर्गेनाइजर, मुख्य आयोजक थे पुलिन बिहारी दास। वो ढाका अनुशीलन समिति नाम के एक गुप्त रेवोल्यूशनरी ग्रुप के लीडर थे। पुलिन दास बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी असली योजना को छुपाने के लिए ढाका में एक नेशनल स्कूल बनवाया। स्कूल का असली मकसद, ये स्कूल बस नाम का स्कूल था। इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था टू डेवलप अ रेवोल्यूशनरी आर्मी, एक क्रांतिकारी सेना तैयार करना। वहां सिलेबस, पाठ्यक्रम में पढ़ाई कम होती थी और फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण ज्यादा होता था, जैसे लाठी चलाना, लाठी खेला। अगर पुलिस आती तो लगता कि बच्चे बस खेल कूद रहे हैं, पर असल में उन्हें ब्रिटिशों से लड़ने के लिए एक सीक्रेट आर्मी, गुप्त सेना के रूप में तैयार किया जा रहा था। 4. डकैती का विवरण, द डिटेल्स। डकैती कब हुई? ये डकैती ईयर 1908, वर्ष 1908 में हुई थी। ये साल बंगाल में बहुत रेवोल्यूशनरी काम हो रहे थे। टारगेट क्या था? डकैती का निशाना बर्रा जमींदार्स रेजिडेंस, बर्रा जमींदार का घर था। ये घर ईस्ट बंगाल के ढाका डिस्ट्रिक्ट, ढाका जिला में था। एक्शन, पुलिन बिहारी दास ने ही इस डकैती की पूरी प्लानिंग योजना बनाई और इसे कंडक्टेड, सफलतापूर्वक करवाया था। ये इतना बोल्ड, बहादुरी भरा काम था कि इसने ब्रिटिश सरकार और उनके दोस्तों को हिलाकर रख दिया था। 5. बर्रा डकैती का महत्व, द सिग्निफिकेंस। बर्रा डकैती एक छोटी घटना नहीं थी, ये एक वाटरशेड मोमेंट, टर्निंग पॉइंट था। इसने साबित कर दिया कि ईस्ट बंगाल के रेवोल्यूशनरी सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि एक्शन, कार्रवाई से लड़ेंगे। उन्हें इस डकैती से इतना पैसा मिला कि वे अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार और गोला बारूद का खर्चा उठा सके और अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी को और बड़ा और मजबूत बना सके। वाह, ये बहुत ही अच्छा विचार है। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस, मुजफ्फरपुर बमबारी मामला को विस्तार से समझेंगे। मुजफ्फरपुर बमबारी की पूरी कहानी, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये कहानी 1908 की है, जब भारत पर ब्रिटिश अंग्रेजों का राज था। हमारे देश के कुछ बहादुर लोग, जिन्हें रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी कहते हैं, चुपचाप अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे थे। 1. निशाना कौन था? द टारगेट, किंग्सफोर्ड नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश अधिकारी था, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था। मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है एक तरह का बड़ा जज, न्यायाधीश या ऑफिसर। किंग्सफोर्ड बहुत क्रूअल, निर्दयी था। वो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत कठोर पनिशमेंट, सजाएं देता था, जैसे कि बेंत मारना। इसलिए रेवोल्यूशनरीज ने फैसला किया कि वे किंग्सफोर्ड को मार देंगे, जिसे असैसिनेट, हत्या करना कहते हैं। 2. हमलावर कौन थे? द अटैकर्स।
इस काम को अंजाम देने के लिए दो बहुत ही युवा और साहसी रेवोल्यूशनरीज चुने गए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। वे दोनों किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर शहर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने किंग्सफोर्ड की रूटीन रोज की आदत को देखा, यानी वो कहाँ जाता है और कब जाता है। इसे सर्विलेंस निगरानी करना कहते हैं। उन्होंने एक प्लान योजना बनाई कि उसे कहाँ और कैसे मारना है। 3. हमला कब और कहाँ हुआ? दी अटैक। वो दिन था अप्रैल 30 अप्रैल 1908 की शाम। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एक यूरोपीय क्लब के गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। ये वो जगह थी जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स अधिकारी आराम करने आते थे। वे किंग्सफोर्ड की कैरेज, बग्घी या गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक गाड़ी गेट से बाहर निकली, उन दोनों ने सोचा कि इसमें किंग्सफोर्ड ही है। तुरंत उन्होंने उस गाड़ी पर बम फेंक दिए। बम में एक जोरदार एक्सप्लोजन, धमाका हुआ और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 4. बड़ी गलती और दुखद परिणाम, द मिस्टेक एंड ट्रेजेडी। अफसोस की बात यह है कि उनका टारगेट, निशाना मिस चूक गया। उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इसके बजाय उस गाड़ी में 2 इनोसेंट निर्दोष ब्रिटिश महिलाएं थीं, मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी मिस कैनेडी। ये दोनों एक बैरिस्टर, वकील प्रिंस कैनेडी की पत्नी और बेटी थीं। इस हमले में उन दोनों इनोसेंट महिलाओं की दुखद मौत हो गई। 5. अंत क्या हुआ? द आफ्टरमाथ। जब हमला असफल हो गया तो दोनों रेवोल्यूशनरी वहां से भाग गए। प्रफुल्ल चाकी, पुलिस ने उन्हें समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर कॉर्नर्ड चारों तरफ से घेर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने सोचा कि अगर वो पकड़े गए तो पुलिस उन्हें बहुत टॉर्चर, यातना देगी और फांसी दे देगी। इसलिए उन्होंने पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस, उन्हें बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। उन पर ट्रायल मुकदमा चला और उन्हें गिल्टी दोषी पाया गया। अगस्त 11, 1908 को सिर्फ 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वो भारत के सबसे कम उम्र के मार्टर्स, शहीदों में से एक बन गए। यह पूरी घटना मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस, मुजफ्फरपुर बमबारी मामला कहलाती है और इसमें मुख्य रूप से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम जुड़ा हुआ है। आपकी सारी जानकारी सही थी और हमने उसे डिटेल्ड विस्तार से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। वाह, ये एक बहुत अच्छी चुनौती है। मैं आपकी पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम साफ हो जाएं, जैसे क्रिस्टल। मैं हर उस चीज को समझाऊंगा जो आपने मुझे दी है, एक बच्चे को सिखाने के अंदाज में। मूल पाठ का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। सबसे पहले हम आपके दिए गए प्रश्न के हर हिस्से को समझते हैं। 22. Who was given life punishment for the murder of Colonel Willie? A. Madan Lal Dhingra. B. Udham Singh. C. Bhagat Singh. यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कर्नल वाइली की हत्या के लिए किसे लाइफ पनिशमेंट, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आपके पास 4 ऑप्शंस विकल्प हैं, जिनमें ए मदन लाल ढींगरा का नाम है। 63rd BPSC pre-2017 ANS A. यह बताता है कि यह सवाल बिहार की BPSC परीक्षा से आया है और परीक्षा के हिसाब से सही उत्तर और मदन लाल ढींगरा है। Sir William Hutt Curzon Willie was a British Indian Army officer. He was assassinated on the 1st of July 1909 in London by Madan Lal Dhingra. यह जानकारी देती है कि जिसे मारा गया उनका पूरा नाम सर विलियम हट कर्जन विली था और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर, ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी थे। उन्हें 1 जुलाई 1909, 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदनलाल ढींगरा ने मारा था। इस मारने के लिए सही टेक्निकल वर्ड, तकनीकी शब्द है असैसिनेटेड, हत्या कर दी गई, क्योंकि ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल कारण से किया गया था। 2. घटना की गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंसिडेंट। अब हम इस घटना को और गहराई से समझेंगे। ए. मदनलाल ढींगरा कौन थे? हु वॉज मदनलाल ढींगरा? कल्पना कीजिए कि मदनलाल ढींगरा एक बहुत देशभक्त, पेट्रियोटिक छात्र थे। वह भारत को अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन से आजाद कराना चाहते थे। उस समय अंग्रेज लोग भारत पर नियंत्रण करते थे और भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। ढींगरा जी लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे
लेकिन उनका दिल भारत की फ्रीडम, आज़ादी के लिए तड़पता था। बी, कर्नल वाइली कौन थे? हु वॉज कर्नल विली? कर्नल वाइली वो अंग्रेज अफसर थे जो भारत में काम कर चुके थे। लंदन में उनकी भूमिका थी वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर नजर रखना और अंग्रेजी सरकार की मदद करना। नेशनलिस्ट्स, राष्ट्रवादियों को वो ब्रिटिश ऑपरेशन, ब्रिटिश अत्याचार का सिंबल, प्रतीक लगते थे। सी, हत्या, असैसिनेशन क्यों हुई? ढींगरा जी ने सोचा कि अगर वो किसी बड़े और ताकतवर अंग्रेज अफसर को मारेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारतीय लोग कितने गुस्से में हैं और वो अपनी फ्रीडम, आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह असैसिनेशन, हत्या, महज एक हत्या नहीं थी। यह ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य को एक जोरदार संदेश, मैसेज देने का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, राजनीतिक बयान था। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे जब हम किसी बहुत बड़े पेड़ को हिलाते हैं ताकि सबको पता चले कि हम वहां खड़े हैं। ढींगरा जी ने भी एक हाई प्रोफाइल, उच्च रैंकिंग अधिकारी को मारकर ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। 3, सबसे जरूरी सुधार, सजा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन, पनिशमेंट। यहां वो जगह है जहां आपके प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक, गलती है और ये जानना आपको बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। प्रश्न का दावा, क्वेश्चंस क्लेम, असली ऐतिहासिक तथ्य, ट्रू हिस्टोरिकल फैक्ट। लाइफ पनिशमेंट, आजीवन कारावास दी गई। डेथ बाय हैंगिंग, फांसी की सजा दी गई। साजा, सजा, मदन लाल धिंगरा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास नहीं बल्कि डेथ सेंटेंस, मौत की सजा दी गई थी। एग्जीक्यूशन, फांसी, उन्हें अगस्त 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटनविल प्रिजन, पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। मार्टर, शहीद, उन्होंने कोर्ट अदालत में कहा था कि उन्हें अपने देश के लिए मरने पर गर्व है, इसलिए उन्हें भारत में एक मार्टर, शहीद माना जाता है। फाइनल कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष, आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, कर्नल विली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने की थी। परीक्षा के लिए आपको ये नाम चुनना है, भले ही प्रश्न में पनिशमेंट, सजा को लेकर थोड़ी फैक्चुअल एरर, तथ्यात्मक गलती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगा ताकि ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे आसान हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। हार्डिंग बम कांड, आसान शब्दों में व्याख्या, हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, सिंपल एक्सप्लेनेशन। 1, सवाल क्या है? द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यह जानना है कि सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है कि इन 4 रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों में से कौन सा ऐसा था जो हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, वो बहादुर इंसान जो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़ रहा था। हार्डिंग्स बॉम्ब इंसिडेंट, ये 1912 में हुए एक खास हमले का नाम है। आपके विकल्प ऑप्शंस थे ए, मास्टर अमीर चंद, बी, भगवती चरण वोहरा, सी, भाई बलमुकुंद, डी, अवध बिहारी। सही जवाब है बी, भगवती चरण वोहरा। 2, घटना की कहानी, 1912 का हमला, द स्टोरी ऑफ द इंसिडेंट, द 1912 अटैक। On the 23rd of December 1912, a bomb was thrown at the Viceroy Lord Hardinge when his procession was moving from Chandni Chowk. The Viceroy got wounded but survived. तारीख, डेट 23 दिसंबर 1912। निशाना, टारगेट, वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग। वाइसराय उस समय भारत में अंग्रेजी सरकार का सबसे बड़ा ऑफिसर, अधिकारी था। आप इन्हें भारत का छोटा राजा समझ सकते हैं। घटनास्थल, लोकेशन, चांदनी चौक, चांदनी चौक। ये दिल्ली की एक बहुत पुरानी और भीड़ भाड़ वाली जगह है। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? वाइसराय एक बड़ी प्रोसेशन, जुलूस में जा रहे थे क्योंकि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदल गई थी। तभी कुछ क्रांतिकारियों ने उन पर बम फेंक दिया। नतीजा, रिजल्ट, वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग वुंडेड, घायल तो हुए पर बच गए, सर्वाइव्ड। हमला उनका काम तमाम नहीं कर सका, लेकिन इसने अंग्रेजों को बहुत डरा दिया था। 3, सजा और फैसला, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, पनिशमेंट एंड वर्डिक्ट, द दिल्ली कंस्पिरेसी केस। Following the incident, a trial was conducted named Delhi Conspiracy Case, in which Bhai Bal Mukund, Basant Kumar Biswas, Amir Chand, Avad Bihari were convicted and sentenced to death and hanged by the British Raj for his role in Delhi Conspiracy Case. केस का नाम, इस घटना के बाद अंग्रेजों ने इसे एक बड़ी साजिश, कॉन्स्पिरेसी माना और एक मुकदमा चलाया जिसका नाम था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली साजिश केस। सजा, पनिशमेंट, इस मुकदमे में 4 बहादुर क्रांतिकारियों को पकड़ा गया और उन्हें कन्विक्टेड, दोषी ठहराया गया। ये 4 लोग थे, सी, भाई बालमुकुंद, बसंत कुमार बिस्वास, ए, मास्टर अमीर चांद और डी, अवध बिहारी।
इन्हें सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा सुनाई गई और हैंग्ड, फांसी दे दी गई। साफ बात, क्लियर पॉइंट। क्योंकि मास्टर अमीर चांद, भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी को इस 1912 के केस में फांसी हुई, इसका मतलब है कि ये तीनों लोग इस कांड में शामिल थे, इसलिए ये हमारा जवाब नहीं हो सकते। 4. भगवती चरण वोहरा, अलग समय, अलग लड़ाई। भगवती चरण वोहरा, different time, different fight. Bhagwati Charan Vohra was associated with Hindustan Socialist Republican Association. He wrote an article, The Philosophy of Bomb. Vohra died in Lahore on the 28th of May 1930 while testing a bomb on the banks of the river Ravi. यही वो हिस्सा है जो बताता है कि भगवती चरण वोहरा क्यों शामिल नहीं थे। उनका सारा काम 1912 के बहुत बाद में हुआ। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, भगवती चरण वोहरा जिस ग्रुप से जुड़े थे उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। याद रखें, ये ग्रुप 1928 में बना था, जो 1912 से लगभग 16 साल बाद का समय है। इस ग्रुप में भगत सिंह जैसे महान नेता भी थे। उनका लेखन, हिज राइटिंग, उन्होंने एक बहुत मशहूर लेख, आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बम का दर्शन। इसमें उन्होंने बताया था कि बम फेंकना कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का एक तरीका है। उनकी मृत्यु, हिज डेथ, उनकी मौत 1930 में हुई, जो 1912 से लगभग 18 साल बाद का समय है। वो लाहौर में रावी रिवर, रावी नदी के किनारे एक बॉम्ब को टेस्टिंग जांच करते समय एक हादसे में मारे गए थे। वो ये बम शायद भगत सिंह की मदद के लिए बना रहे थे। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। चूंकि भगवती चरण वोहरा का ग्रुप, उनका लेख और उनकी मृत्यु सब 1912 की घटना के बहुत बाद के हैं, इसलिए ये एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर है कि वो हार्डिंज बॉम्ब इंसिडेंट में शामिल नहीं थे। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है कि आप इन गहरी बातों को हिंदी में भी सबसे आसान तरीके से समझना चाहते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं को बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। ये मान लीजिए कि मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त और शिक्षक हूं, जो आपको इतिहास की एक रोमांचक कहानी सुना रहा है। अलीपुर षड्यंत्र केस, आसान शब्दों में पूरी कहानी। भाग 1, घटना और गिरफ्तारी, केस एंड अरेस्ट। ये कहानी 1908 की है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। बहुत से भारतीय युवा अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए बेचैन थे। इन युवाओं में से कुछ ने तय किया कि शांतिपूर्ण विरोध, पीसफुल प्रोटेस्ट काम नहीं करेगा। हमें बम और हथियारों, आर्म्स एंड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना होगा। आपके पाठ के अनुसार, in the Alipur conspiracy case in 1908, 39 persons including Aurobindo Ghosh and his brother Barindra Ghosh were arrested in charge of possessing illegal arms and bombs, etc. अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर कंस्पिरेसी केस। षड्यंत्र का मतलब होता है सीक्रेट प्लान, गुप्त योजना। ये एक कोर्ट केस का नाम था जो ये साबित करने के लिए चलाया गया कि कुछ लोग मिलकर अंग्रेजी सरकार को हटाने की गुप्त योजना बना रहे थे। 1908, ये उस साल की बात है। 39 व्यक्ति, अंग्रेजों ने एक साथ इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया ताकि पूरा क्रांतिकारी समूह, रेवोल्यूशनरी ग्रुप खत्म हो जाए। बरिंद्र घोष, ये श्री औरोबिंदो घोष, अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे और यही उस रेवोल्यूशनरी ग्रुप के मुख्य नेता थे जो बम बनाने का काम कर रहे थे। अरेस्टेड, गिरफ्तार, यानी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इलीगल आर्म्स एंड बॉम्ब्स, अवैध हथियार और बम, उन पर आरोप लगा कि उनके पास गैर कानूनी हथियार और विस्फोटक, एक्सप्लोजिव्स थे। ये बहुत बड़ा जुर्म, सीरियस क्राइम था। सबसे आसान शब्दों में, 1908 में अंग्रेजों ने एक घर पर छापा मारा जहां बम बनाए जा रहे थे। उन्होंने अरबिंदो घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष समेत 39 लोगों को पकड़ लिया और उन पर देशद्रोह, ट्रीजन का इल्जाम लगाया। भाग 2, महान वकील और बचाव, द डिफेंस एंड एक्विटल। इतने बड़े केस में जहां सजाए मौत, डेथ सेंटेंस भी हो सकती थी, अरबिंदो घोष को बचाने के लिए एक महान वकील की जरूरत थी।
आपके पाठ के अनुसार Aurobindo Ghosh was brilliantly defended in the Alipur conspiracy case by A. Chittaranjan Das, but Aurobindo Ghosh was defended and released by Chittaranjan Das successfully. चित्तरंजन दास ये एक बहुत ही ब्रिलियंट, शानदार और प्रसिद्ध वकील थे जिन्हें लोग प्यार से सीआर दास भी कहते थे। ब्रिलियंटली डिफेंडेड, शानदार बचाव। चित्तरंजन दास ने केस की पूरी गहराई से जांच की और अरबिंदो घोष को बचाने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट, सर्वश्रेष्ठ प्रयास दिया। वकील का जादू, द मैजिक ऑफ द लॉयर। चित्तरंजन दास ने कोर्ट में 9 दिनों तक लगातार भाषण दिया। उन्होंने ये तर्क किया कि 1. अरबिंदो घोष बम बनाने वाले या हथियार रखने वाले नहीं हैं। ही इज नॉट अ बॉम्ब मेकर। 2. वो तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के प्रॉफिट, पैगंबर हैं। यानी वो एक महान विचारक हैं जो भारतीयों को अपने देश से प्यार करना सिखाते हैं। वो कोई अपराधी, क्रिमिनल नहीं है। रिलीज्ड सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक रिहा। इस शानदार बचाव के कारण जज ने माना कि अरबिंदो घोष के खिलाफ सीधे कोई डायरेक्ट एविडेंस, सीधा सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें नॉट गिल्टी, निर्दोष पाया गया और जेल से रिहा कर दिया गया। सबसे आसान शब्दों में चित्तरंजन दास ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने कोर्ट को समझाया कि अरबिंदो घोष एक लेखक और विचारक हैं, बम बनाने वाले नहीं। और जज, न्यायाधीश ने उनकी बात मान ली और अरबिंदो घोष को छोड़ दिया गया। भाग 3, केस का परिणाम, द वर्डिक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पाठ के अंतिम हिस्से में यह बताया गया है कि बाकी लोगों का क्या हुआ। In this case, 17 persons were sentenced. 17 persons were sentenced. 17 लोगों को सजा मिली। इसका मतलब है कि 39 में से 17 लोगों को कोर्ट ने गिल्टी, दोषी माना। इन लोगों को लंबी जेल की सजा मिली। उदाहरण, अरबिंदो के भाई बारिंद्र घोष को शुरू में मौत की सजा दी गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। सबसे आसान शब्दों में, केस असली था और 17 लोगों को सजा मिली, लेकिन महान वकील की वजह से औरोबिंदो घोष बच गए। परिणाम और अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेगेसी। 1. औरोबिंदो घोष का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। जेल में रहने के दौरान अरबिंदो घोष को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव हुए। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें बचाने के लिए ही चित्तरंजन दास को भेजा है, ताकि वो राजनीति छोड़कर एक बड़ा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक काम कर सकें। 1910 में वो पौंडीचेरी चले गए और श्री औरोबिंदो के नाम से एक महान योगी बन गए। 2. चित्तरंजन दास की प्रसिद्धि, फेम। इस केस ने चित्तरंजन दास को पूरे भारत में नेशनल हीरो, राष्ट्रनायक बना दिया। उनका नाम सम्मान से लिया जाने लगा और वो आज़ादी की लड़ाई के एक बहुत बड़े लीडर, नेता बन गए। इस तरह अलीपुर षड्यंत्र केस एक क्रिटिकल मोमेंट, अहम मोड़ था, जिसने भारत के एक महान राजनेता को बचाया और उसे एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में दुनिया के सामने ला दिया। आपके कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अब मैं आपको ये पूरी जानकारी सबसे सरल हिंदी भाषा में एक छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम हर एक शब्द को समझेंगे और कोई भी जानकारी नहीं छोड़ेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की विस्तृत व्याख्या। देखिए, भारत में फ्रीडम, आज़ादी के लिए 2 मुख्य रास्ते थे। एक, शांत रास्ता, मॉडरेट पाथ। इसमें बड़े नेता, लीडर्स जैसे महात्मा गांधी थे, जो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट्स, निवेदन करते थे, विरोध नॉन वायलेंस, अहिंसा से करते थे और शांति से काम लेते थे। 2, क्रांतिकारी रास्ता, रेवोल्यूशनरी पाथ। इसमें युवा और बहादुर लोग थे, जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। इनका मानना था कि अंग्रेजों को डराना या बल प्रयोग, फोर्स करना जरूरी है, ताकि वे भारत छोड़ दें। 1. प्रश्न, क्वेश्चन और सही उत्तर, करेक्ट आंसर को समझना। प्रश्न ये पूछ रहा था कि एक्टिव रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कथन सही है। सही जवाब, करेक्ट आंसर था बी, भगत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ही नौजवान भारत सभा के फाउंडर थे। नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा क्या थी? यह एक यूथ सोसाइटी, युवा समाज थी। इसका मतलब है कि यह खास तौर पर भारत के यंग पीपल, युवाओं जैसे स्टूडेंट्स, छात्रों और फार्मर्स, किसानों के लिए बनाई गई थी। फाउंडर, संस्थापक कौन थे? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। यह कब बनी? मार्च 1926 में लाहौर में। इसका गोल, लक्ष्य क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य, युवाओं को यह सिखाना था कि भारत को न सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी चाहिए, बल्कि एक ऐसा देश भी चाहिए जहां कोई अमीर गरीब ना हो, यानी एक सोशलिस्ट, समाजवादी देश। 2. गलत कथनों, फॉल्स स्टेटमेंट्स को विस्तार से समझना।
अब हम बाकी के 4 स्टेटमेंट्स देखेंगे जो गलत हैं और जानेंगे कि उनकी जगह असली फाउंडर और फैक्ट्स क्या हैं। ए, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति गलत दावा, फॉल्स क्लेम। चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति बनाई थी। सच्चाई, रियलिटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अनुशीलन समिति भारत की ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, गुप्त क्रांतिकारी संस्था में से एक है। रियल फाउंडर्स, इसे प्रमथनाथ मित्रा, पी मित्रा और बाद में पुलंदास ने 1902 के आसपास बंगाल में बनाया था। आजाद एक अलग और बहुत बात के समूह HSRA के लीडर थे। B. Hindustan Republican Association, HRA. गलत दावा, फॉल्स क्लेम। प्रफुल्ला चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बनाई थी। सच्चाई, रियलिटी, ये भी गलत है। HRA एक मेजर, प्रमुख क्रांतिकारी समूह था जिसने 1920 में उत्तर भारत में काम किया। रियल फाउंडर्स, इसे 1924 में कानपुर में सचिंद्रा सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर बनाया था। एग्जाम्पल, इस समूह का सबसे प्रसिद्ध काम था काकोरी कंस्पिरेसी, काकोरी षड्यंत्र, जहां उन्होंने सरकारी खजाने वाली ट्रेन को लूट लिया था। प्रफुल्ला चाकी तो बहुत पहले 1908 में बंगाल में एक ब्रिटिश अफसर को मारने की कोशिश के कारण जाने जाते हैं। C. Hindustan Socialist Republican Association, HSRA. गलत दावा, फॉल्स क्लेम। सूर्या सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA को ऑर्गेनाइज संगठित किया था। सच्चाई, रियलिटी, ये भी गलत है। HSRA वास्तव में HRA ऊपर वाला समूह का ही नया नाम था। ऑर्गेनाइज्ड बाय, सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व, लीडरशिप में इसका नाम बदला गया। सोशलिस्ट शब्द इसलिए जोड़ा गया ताकि ये दिखाया जा सके कि वे सिर्फ फ्रीडम नहीं बल्कि इक्वालिटी, समानता भी चाहते हैं। सूर्या सेन मास्टर डा बंगाल के एक अलग लेकिन बहुत बहादुर लीडर थे जो चिट्टागोंग आर्मरी रेड, चटगांव शस्त्रागार छापा के लिए फेमस हैं। D. Yugantar. Yugantar. गलत दावा, फॉल्स क्लेम। सचिंद्रनाथ सन्याल ने युगंतर बनाई थी। सच्चाई, रियलिटी, ये भी गलत है। रियल फाउंडर्स, युगांतर सही नाम को बारेंद्र कुमार घोष ने 1906 में बंगाल में बनाया था। ये भी एक शुरुआती समूह था। सचिंद्रनाथ सन्याल तो HRA के फाउंडर थे। ऊपर देखें। 3. आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए सारांश समरी। हमेशा याद रखें। 1. सबसे पुरानी, बंगाल में अनुशीलन समिति 1902 और युगांतर 1906। 2. नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा, HRA 1924, जिसके में फाउंडर थे सचिंद्रा सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल। 3. युवाओं का समूह, नौजवान भारत सभा 1926, जिसके फाउंडर थे भगत सिंह। यह आपका सही उत्तर था। 4. सबसे आधुनिक, मॉडर्न, HSRA 1928, जिसके मेन लीडर थे चंद्रशेखर आजाद। क्या अब आपको सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स और उनके फाउंडर्स एकदम स्पष्ट हो गए हैं? आप कौन से टॉपिक पर और जानना चाहेंगे? नमस्ते। अब मैं आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के बारे में सारी जानकारी जो आपने मुझे दी है सबसे सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। आपका हर कॉन्सेप्ट, सिद्धांत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट हो जाएगा। HRA, यह क्यों और कहां बनी? HRA का मतलब था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कल्पना कीजिए कि यह बहादुर बच्चों का एक गुप्त टीम दल था जिन्होंने तय किया कि अब अंग्रेजों से फ्रीडम, आजादी प्यार से नहीं बल्कि लड़कर लेनी होगी। 1. HRA कब बनी? Which year HRA was set up? HRA अक्टूबर 1924 में बनी। करेक्ट आंसर था B 1924। 2. HRA कहां बनी? HRA was founded at? HRA भारत के एक शहर कानपुर में बनी। करेक्ट आंसर था B कानपुर। HRA क्यों बनी? द रीजन फॉर फाउंडेशन। देखिए, HRA के बनने का कारण बहुत बड़ा था, जिसे कहते हैं डिसइल्यूजन, निराशा। एक बहुत बड़ा मूवमेंट, आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसका प्रिंसिपल सिद्धांत था अंग्रेजों का कोऑपरेट, सहयोग नहीं करना, यानी उनके स्कूल, कपड़े और काम छोड़ देना। यह आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में एक जगह चौरी चौरा में थोड़ी वायलेंस, हिंसा हो गई। पुलिस स्टेशन में आग लग गई। गांधी जी नॉन वायलेंस, अहिंसा के पक्के समर्थक थे,
इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट तुरंत रोक दिया, जिसे सडन सस्पेंशन, अचानक रोकना कहते हैं। भारत के नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के यंग रेवोल्यूशनरीज, युवा क्रांतिकारियों को ये बात बहुत बुरी लगी। वे डिसइल्यूजन्ड, निराश हो गए। उन्हें लगा कि गांधी जी ने मौका गंवा दिया और अब पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण विरोध से कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि हमें अपनी आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र सेना बनानी होगी। इसी निराशा के कारण ये सभी लोग अक्टूबर 1924 में कानपुर में मिले और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की फाउंडेशन स्थापना की। HRA के मुख्य नेता, द लीडर्स। ये टीम इन महान और बहादुर लोगों के लीडरशिप नेतृत्व में बनी। 1. सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ये सबसे सीनियर वरिष्ठ थे, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने ही इस समूह के रूल्स नियम बनाए। 2. रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल ये एक बहादुर लड़के थे और बहुत अच्छे पोएट, कवि भी थे। 3. जोगेश चैटर्जी। जोगेश चटर्जी ये भी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बहुत मदद करते थे। 4. चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ये बहुत डेयरिंग, साहसी थे और आगे चलकर यही इस टीम के सबसे बड़े लीडर बने। इन सभी एसोसिएट सहयोगियों ने मिलकर इस एसोसिएशन को ताकतवर बनाया, जिसका मेन एम, मुख्य उद्देश्य, भारत में रिपब्लिक, गणतंत्र लाना था, यानी ऐसा देश जहां राजा या अंग्रेज नहीं बल्कि लोगों का राज हो। HRA का सबसे बड़ा काम, द मोस्ट फेमस एक्शन। HRA को अपना काम करने के लिए, जैसे हथियार और इक्विपमेंट, उपकरण खरीदने के लिए मनी, पैसा चाहिए था। एक्शन नेम, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। व्हेन, 9 अगस्त 1925 को। व्हाट दे डिड, HRA के सदस्यों ने काकोरी नाम की जगह के पास एक सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर उसमें रखा कैश, नकद पैसा लूट लिया। रिजल्ट, इस एक्शन से अंग्रेज डर गए, लेकिन उन्होंने कई रेवोल्यूशनरीज को पकड़ लिया। रामप्रसाद बिस्मिल समेत 4 लीडर्स को बाद में एग्जीक्यूट, फांसी दे दी गई। यह इंसिडेंट, घटना, HRA की बहादुरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण बन गई। इस तरह HRA ने यह दिखाया कि भारतीय युवा अपनी फ्रीडम के लिए मरने को भी तैयार हैं, और ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में और भी बड़ा बन गया। एब्सोल्युटली। मैं आपको ये सारी जानकारी हिंदी में, सरल भाषा में और पूरी गहराई से समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक। हम एक भी बात नहीं छोड़ेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बना देंगे। यहां आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, जिसे मैंने पैराग्राफ्स के रूप में व्यवस्थित किया है। महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल। सबसे पहले हम हमारे मुख्य हीरो रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करते हैं। उनका जीवन काल 1897 से 1927 तक था। बिस्मिल जी भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक बहुत ही ब्रेव, बहादुर और समर्पित फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल को भारत से हटाने के लिए क्रांतिकारी रास्ता चुना। टेक्निकल वर्ड, हमने बिस्मिल जी को एक पार्नेशियन कहा था। इसका सीधा मतलब है कि वो एक एक्सीलेंट पोएट, उत्कृष्ट कवि थे। वह अपनी कविताएं बिस्मिल के नाम से लिखते थे, जो बाद में उनका उपनाम, पेन नेम बन गया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है सरफरोशी की तमन्ना, जिसने लाखों भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। सबसे बड़ी घटना, काकोरी षड्यंत्र, ककोरी कंस्पिरेसी। बिस्मिल जी को जिस घटना के लिए सेंटेंस सजा दी गई थी, वो थी ककोरी कंस्पिरेसी, काकोरी षड्यंत्र, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। घटना क्यों हुई? क्रांतिकारियों को वेपन्स, हथियार खरीदने के लिए बहुत सारे फंड्स, धन की जरूरत थी ताकि वे अंग्रेजों से लड़ सकें। उन्होंने सोचा कि ये पैसा भारतीयों का ही है, जिसे अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं। घटना क्या थी? अगस्त 9, 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य साथियों ने मिलकर लखनऊ के पास ककोरी नाम की जगह पर एक ट्रेन को रोका और उसमें रखा हुआ सरकारी खजाना, गवर्नमेंट मनी, ले लिया। सजा क्या मिली? ब्रिटिश सरकार ने इसे एक बहुत बड़ा क्राइम, अपराध माना। एक लंबा ट्रायल, मुकदमा चला और इस कंस्पिरेसी के लिए रामप्रसाद बिस्मिल को डेथ सेंटेंस, मौत की सजा सुनाई गई। दूध पीने से इनकार, अंतिम साहस। ये उस प्रश्न का हिस्सा है जिसे आप समझना चाहते हैं। यह घटना दिसंबर 1927 को एग्जीक्यूशन, फांसी से ठीक पहले हुई थी। जेल का नियम, फांसी से पहले की रात जेल के अधिकारी, जेल अथॉरिटीज बिस्मिल जी को पीने के लिए मिल्क, दूध देते हैं। यह एक तरह से अंतिम आराम या भेंट होती है। उनका जवाब, द रिफ्यूजल। बिस्मिल जी ने रिफ्यूज, इनकार कर दिया, यानी उन्होंने दूध नहीं पिया।
उन्होंने बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और भावनात्मक इमोशनल बात कही। नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही पीऊंगा। सरल अर्थ और उदाहरण। कल्पना कीजिए, कोई आपको चॉकलेट दे रहा है, लेकिन आप अपनी माँ से कहते हैं, नहीं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी खाऊंगा। बिस्मिल जी यहाँ माँ का मतलब मदर इंडिया, भारत माता से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे अंग्रेज़ों की दया या कंफर्ट, आराम नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ भारत माता के लिए मर रहा हूँ और मैं उनकी दी हुई शक्ति और लॉयल्टी, वफादारी के साथ ही फांसी पर चढ़ूंगा। यह उनका अंतिम एक्ट ऑफ डिफायंस, विरोध का कार्य था। फांसी से पहले की कविता, द फाइनल श। बिस्मिल जी एक पार्नाशियन कवि थे, इसलिए फांसी के तख्ते पर जाने से ठीक पहले उन्होंने एक शेर कविता पढ़ी। यह उनकी आत्मा की टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण को दिखाता है। कविता का अर्थ, मीनिंग ऑफ द शेर। 1. मालिक तेरी राजा रहे और तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे। मालिक भगवान ईश्वर, सिर्फ योर विल, आपकी इच्छा हो, मेरा कुछ न हो। यानी मेरे पर्सनल डिजायर्स, व्यक्तिगत इच्छाएं अब खत्म हो चुके हैं। 2. बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। मेरे शरीर को मर जाने दो। मेरी कोई भी आरजू, डिजायर, ख्वाहिश बाकी न रहे। मेरा ईगो, अहंकार भी खत्म हो जाए। 3. जब तक तन में सांस, रागों में लहू रहे। जब तक तन में सांस, रगों में लहू रहे। इसका मतलब है एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूं, या मेरे अंतिम क्षण तक। 4. तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जस्तजू रहे। तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जस्तजू रहे। मेरी हर सांस में सिर्फ आपका रिमेम्बरेंस, स्मरण और यर्निंग पाने की चाहत हो। यानी मेरा अंतिम लक्ष्य सिर्फ देश की आज़ादी या ईश्वर हो। कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये कविता दिखाती है कि उन्होंने मौत का सामना फियरलेस, निडर होकर और स्पिरिचुअल डेडिकेशन, आध्यात्मिक समर्पण के साथ किया। प्रश्न क्यों हटाया गया? द फैक्ट चेक। आपके दिए गए टेक्स्ट मूल पाठ में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले उत्तर सी रामप्रसाद बिस्मिल को सही माना, लेकिन बाद में इस सवाल को रिमूव्ड हटा दिया गया। कारण, इतिहास में ऐसे सेंसिटिव, संवेदनशील और हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर कभी कभी एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता होती है। कई हिस्टोरिकल अकाउंट्स, ऐतिहासिक वृतांत में ऐसी ही बात अशफाकुल्ला खान से भी जुड़ी हुई मिलती है। द गार्ड रेल, सुरक्षा। जब किसी सवाल में 2 ऑप्शंस, विकल्प सही लग सकते हों, तो फेयरनेस, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा बोर्ड उस सवाल को हटा देता है। आपका अंतिम कॉन्सेप्ट। आपको ये जानना है कि यह कथन, स्टेटमेंट सबसे फेमसली, प्रसिद्ध रूप से रामप्रसाद बिस्मिल से जुड़ा है, लेकिन इसकी सटीकता, एक्यूरेसी को लेकर हिस्टोरिकल डिबेट, ऐतिहासिक बहस है। इस तरह हमने आपके दिए गए हर वर्ड, शब्द और लाइन को सबसे सरल हिंदी में उदाहरणों के साथ और टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में रखते हुए समझा दिया है। एब्सोल्युटली। ये रहा आपकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या का हिंदी में, सरलतम भाषा में और पूरे डिटेल विवरण के साथ ट्रांसलेशन, अनुवाद। हम हर चीज को गहराई से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। क्रांतिकारी गीत, सरफरोशी की तमन्ना। ये 2 पंक्तियां एक बहुत लंबी गजल का हिस्सा हैं। ये गजल भारत के फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे बड़ा एंथम गान बन गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एकदम सरल शब्दों में अर्थ। ये कविता उदासी या डर की नहीं है, बल्कि ये करेज, साहस और चैलेंज, चुनौती की कविता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी, सिर को ऑफर, समर्पित करना, यानी अपनी लाइफ, जिंदगी को देश के लिए न्यौछावर कर देना, सैक्रिफाइस। तमन्ना एक स्ट्रांग विश, पक्की इच्छा। मीनिंग, हमें अब अपनी जान देने की, देश पर कुर्बान होने की स्ट्रांग डिजायर, जबरदस्त इच्छा है, और ये इच्छा हमारे हार्ट, दिल में बस चुकी है। देखना है जोर कितना बाजू ई कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है, अब हमें ये सी देखना है। जोर, स्ट्रेंथ, ताकत या बल। बाजुए कातिल, किलर, हत्यारा की आम, बाँ। यहां किलर का मतलब ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश ताकत से है, जो हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दे रही थी। मीनिंग, हम मौत के लिए तैयार हैं। अब हमें यह देखना है कि ब्रिटिश रूलर, अंग्रेज शासक, जो हमारे लिए कातिल है, कि बाहों में हमें रोकने या मारने का कितना पावर, दम है।
उदाहरण, यह ऐसा है जैसे कोई खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले विरोधी टीम से कहे, हम पूरी तरह से लड़ने को तैयार हैं, अब देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। असली लेखक और उसे अमर करने वाले। यह सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी है जो बताती है कि इस कविता को लिखा किसने और इसे पॉपुलराइज्ड प्रसिद्ध किसने किया। 1. कविता के असली लेखक, द ट्रू पोएट। आपके ओरिजिनल टेक्स्ट मूल पाठ के अनुसार इस कविता को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। ओरिजिनल नेम, असली नाम, सैयद शाह मोहम्मद हसन। बर्थ प्लेस, जन्मस्थान, वो 1901 में पटना के बिनाहा विलेज, बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। पटना का पुराना नाम अजीमाबाद था, इसलिए वो अपने नाम के साथ अजीमाबादी लगाते थे। प्रूफ, सबूत। यह गज़ल सबसे पहले 1922 में गाजी अब्दुल गफ्फार की एक मैगजीन, पत्रिका जिसका नाम सबा था, उसमें पब्लिश्ड प्रकाशित हुई थी। 2. कविता को अमर बनाने वाले, द इमॉर्टलाइजर। कविता लिखने वाले बिस्मिल अजीमाबादी थे, लेकिन इसे फेमस और एंथम राष्ट्रगान बनाने वाले थे महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल। कंफ्यूजन, भ्रम क्यों हुआ? दोनों कवियों का पेन नेम, उपनाम एक जैसा था, बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड वाले रेवोल्यूशनरी, ने इस गजल को अपना वॉर क्राई, युद्ध नारा बना लिया। जब रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथी जैसे भगत सिंह कोट में या गैलोज, फांसी के तख्ते पर जाते थे तो इसे जोर जोर से गाते थे। इस वजह से इतिहास में जब भी लोग ये कविता सुनते हैं तो तुरंत रामप्रसाद बिस्मिल का नाम याद आता है, क्योंकि उनके सैक्रिफाइस, बलिदान ने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। फाइनल कॉन्सेप्ट, अंतिम निष्कर्ष। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि बिस्मिल अजीमाबादी ने इसे पेन लिखा और रामप्रसाद बिस्मिल ने इसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन का वॉइस, आवाज बनाया। परीक्षा का दृष्टिकोण, द एग्जाम व्यू। ये सवाल 56th to 59th BPSC प्री 2015 में पूछा गया था और सही उत्तर ए बिस्मिल था। वाई कारण, जब ऑप्शंस विकल्पों में केवल बिस्मिल दिया जाता है तो यह माना जाता है कि सवाल रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में है, क्योंकि उन्होंने ही इसे मैसेज जनता तक पहुंचाया और इसे हिस्टोरिक, ऐतिहासिक बना दिया। योर एडवांटेज, आपका लाभ। अब आपके पास फैक्चुअल डिटेल, तथ्यात्मक विवरण है और आप जानते हैं कि ओरिजिनल क्रेडिट, मूल श्रेय बिस्मिल अजीमाबादी को जाता है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक संदर्भ में रामप्रसाद बिस्मिल ही सही जवाब होंगे। जरूर, मैं आपको ककोरी कंस्पिरेसी केस, काकोरी षड्यंत्र केस की पूरी कहानी आपके द्वारा दिए गए हर डिटेल विवरण के साथ सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं। हम हर बात को इतनी सरलता से समझेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। संगठन का निर्माण, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ककोरी इंसिडेंट, काकोरी घटना से पहले कुछ बहादुर नौजवानों ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, गुप्त संगठन बनाया था। नाम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उद्देश्य, गोल, अंग्रेजों को हटाकर एक ऐसा रिपब्लिक, गणतंत्र बनाना जहां की पावर, सत्ता सिर्फ भारतीयों के हाथ में हो। स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट, यह ऑर्गेनाइजेशन, संगठन अक्टूबर 1924 में बना। संस्थापक, फाउंडर्स, इसे मुख्य रूप से 3 बड़े लीडर्स, नेताओं ने शुरू किया था। 1. शचीन्द्र नाथ सान्याल। 2. रामप्रसाद बिस्मिल। 3. चंद्रशेखर आजाद। जरूरत, इस रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी काम को करने के लिए उन्हें वेपन्स, हथियार और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के लिए बहुत सारे फंड्स, पैसे की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि वे भीख नहीं मांगेंगे बल्कि अंग्रेजों का लूटा हुआ धन वापस छीनेंगे। घटना, काकोरी ट्रेन एक्शन। पैसे जुटाने के लिए HRA के सदस्यों ने यह बड़ा एक्शन कार्य किया। क्या लूटा गया? गवर्नमेंट, सरकार का खजाना, ट्रेजरी, जिसमें पैसे भरे थे। कब? यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कहां? लखनऊ सहारनपुर सेक्शन पर काकोरी नाम की एक जगह पर, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे की लाइन पर। उन्होंने ट्रेन को रोका और खजाना छीन लिया। नाम, इस घटना को अंग्रेजों ने काकोरी कंस्पिरेसी, काकोरी षड्यंत्र नाम दिया। परिणाम, गिरफ्तारी और फांसी। अंग्रेजों ने इस खुली चुनौती पर बहुत सख्त रिएक्शन, प्रतिक्रिया दी और बदला लिया। गिरफ्तारियां, अरेस्ट्स। पुलिस ने 29 रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों को पकड़ा और उन पर ट्रायल, मुकदमा चलाया। फांसी की सजा, हैंग्ड। ट्रायल के बाद 4 सबसे मुख्य और बहादुर लीडर्स को डेथ सेंटेंस, मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी दी गई। वो 4 महान नायक थे।
1. राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। 2. अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान। 3. रोशन सिंह, रोशन सिंह। 4. राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। सवाल का जवाब। आपके सवाल के ऑप्शंस में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है, इसलिए वो सही उत्तर है, क्योंकि उन्हें काकोरी कंस्पिरेसी केस के लिए फांसी दी गई थी। हमेशा आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आपके टेक्स्ट में चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक बहुत खास बात बताई गई है। भाग निकले, एस्केप्ड। जब बाकी लोग पकड़े जा रहे थे तब आजाद जी किसी तरह एस्केप्ड, भाग निकलने में कामयाब रहे। वाओ शपथ। उन्होंने एक कसम खाई थी कि वो कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के हाथ अलाइव जिंदा नहीं आएंगे। रिकॉर्ड उन्होंने अपनी ये कसम पूरी की। आजाद ही एचआरए के अकेले ऐसे मेंबर सदस्य थे जिन्हें अंग्रेज पुलिस कभी भी अरेस्टेड, गिरफ्तार नहीं कर पाई। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरे मैच में किसी के हाथ ना आए और जब कॉर्नर कोने में आ जाए तो खुद ही फील्ड मैदान छोड़ दे। अंतिम क्षण। सप्लीमेंट्री फैक्ट, 1931 में इलाहाबाद, आज का प्रयागराज के एक पार्क में जब उन्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने अपनी अंतिम बुलेट, गोली खुद को मारकर अपनी प्रॉमिस, वादा निभाया। कंक्लूजन, निष्कर्ष, भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त को काकोरी केस में फांसी नहीं हुई थी और आजाद कभी पकड़े नहीं गए। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शंस में केवल राम प्रसाद बिस्मिल ही सही हैं। केस, काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े इन दो बहुत जरूरी फैक्ट्स, तथ्यों को एकदम सरल हिंदी में समझाता हूं। हम एक एक डिटेल विवरण को गहराई से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल साफ हो जाएं। 1. अंग्रेजी सरकार का वकील, जगत नारायण मुल्ला। पहला सवाल कोर्ट अदालत में अंग्रेजी सरकार के वकील यानी एडवोकेट के बारे में है। सवाल क्या है? काकोरी कंस्पिरेसी केस में सरकारी वकील कौन थे? जवाब, जगत नारायण मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला। सरल और विस्तृत व्याख्या। गवर्नमेंट एडवोकेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस वकील को कहते हैं जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से केस लड़ता है। इस केस में ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश भारतीय सरकार थी। इनका काम क्या था? जगत नारायण मुल्ला का काम था जज को यह समझाना कि राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी नहीं बल्कि लुटेरे और देशद्रोही हैं। उनके तर्कों, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से ही हमारे नायकों को फांसी की सजा मिली। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, ये सब 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास हुई ट्रेन डकैती के ट्रायल मुकदमे के दौरान हुआ। यह दिखाता है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में कानूनी लड़ाई कितनी मुश्किल थी। 2. राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत का स्थान। दूसरा सवाल महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिए जाने की जगह के बारे में है। सवाल क्या है? काकोरी कंस्पिरेसी केस में मुख्य एक्यूज्ड आरोपी पीटी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? जवाब, गोरखपुर। सरल और विस्तृत व्याख्या। पीटी राम प्रसाद बिस्मिल इस पूरे केस के मुख्य लीडर, नेता थे। फांसी कहां हुई? उन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। तारीख, डेट, ये शहादत, मार्टरडम 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। यह तारीख भारतीय इतिहास में सैक्रिफाइस, बलिदान के लिए हमेशा याद की जाती है। अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा नॉलेज माइनस अलग अलग जेल क्यों? अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि किसी एक शहर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हों और बड़ा प्रोटेस्ट विरोध करें। इसलिए काकोरी केस में फांसी पाए चारों नायकों को डिफरेंट जेल्स, अलग अलग जेलों में भेजा गया। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला खान फैजाबाद, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, रोशन सिंह नैनी, प्रयागराज, इलाहाबाद। इस तरह उन्होंने एक ही दिन अलग अलग शहरों में अपनी जान देकर देश को आजाद कराने के लिए प्रेरणा दी। ऑफ कोर्स, मैं आपकी इस पूरी जानकारी को बहुत ही आसान हिंदी में समझाता हूं, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट, विचार, अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। हम आपकी दी गई एक एक लाइन को समझेंगे और जो भी टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द हैं, उन्हें केवल इंग्लिश में ही रखेंगे।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA इस टू आज़ादी के दीवाने। नमस्ते, हम एक बहुत ही बहादुर और रोमांचक कहानी सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। 1. सवाल और सही जवाब, क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है उसे समझते हैं। HSRA को किसने बनाया था? जवाब है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में भी यही जवाब आंसर दिया गया है। फैक्ट चेक देखिए, HSRA एक पुरानी पार्टी का नया और पावरफुल शक्तिशाली रूप था। इस नई पार्टी को सितंबर 1928 में बनाने का और उसे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी रास्ता देने का काम मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद ने किया था, इसलिए उन्हें ही फाउंडर संस्थापक माना जाता है। उनके साथ सरदार भगत सिंह और सुखदेव जैसे कई दोस्त थे जिन्होंने मिलकर इसे बनाया। 2. HSRA का मतलब और जन्म, मीनिंग एंड बर्थ। HSRA इतना लंबा नाम क्यों था? क्योंकि इस नाम में ही उनका सपना छिपा था। हिंदुस्तान यानी हमारा देश इंडिया। सोशलिस्ट इसका मतलब है कि वो ऐसी आज़ादी चाहते थे जहां अमीर गरीब का बहुत बड़ा फर्क ना हो। देश की सारी चीजें जैसे कारखाने, जमीनें किसी एक अमीर आदमी की नहीं बल्कि सबकी हों। रिपब्लिकन इसका मतलब है कि हमारा देश किसी ब्रिटिश किंग, ब्रिटिश राजा या क्वीन रानी का नहीं बल्कि इंडियंस भारतीयों द्वारा चुने गए लोगों का होगा। इस संगठन को रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। इसका मतलब क्या है? गांधी जी कहते थे कि हमें शांति से बिना लड़ाई के आज़ादी मांगनी चाहिए, लेकिन HSRA के लोग कहते थे कि ब्रिटिश लोग बहुत जालिम हैं और ये प्यार से नहीं मानेंगे। इन्हें बाहर निकालने के लिए हमें फोर्स, बल और बहादुरी का इस्तेमाल करना होगा। ये सब कहाँ तय हुआ? जगह, प्लेस, फेरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली। ये दिल्ली में एक पुरानी जगह है जहां ये सब चुपके से मिले और ये एसोसिएशन संगठन बनाया। कब? When? सितंबर 1928। 3. खतरनाक काम का समय, टाइम ऑफ डेंजरस वर्क। आपके टेक्स्ट में लिखा है दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्कड मोर डेंजरसली फ्रॉम 1928 टू 1931। डेंजरस वर्क इसका मतलब है कि इस छोटे से समय सिर्फ 3 साल में इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा टक्कर दी। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों पर हमले किए और देश को जगाने के लिए बड़े बड़े काम किए। 1931 के बाद यह ऑर्गेनाइजेशन संगठन कमजोर हो गया क्योंकि इसके सबसे बड़े नेता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी और चंद्रशेखर आजाद एक मुठभेड़, शूट आउट में शहीद हो गए। 4. सॉन्डर्स का बदला, द सॉन्डर्स रिवेंज। HSRA का पहला बड़ा और खतरनाक काम दिसंबर 1928 में हुआ। पिछला कारण, द रीजन, ब्रिटिश सरकार ने एक साइमन कमीशन नाम का ग्रुप भारत भेजा था, लेकिन इसमें एक भी इंडियन नहीं था। हमारे नेता लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। इस विरोध के दौरान पुलिस सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें पुलिस ने लोगों को मोटी लाठियों से पीटा। लाला लाजपत राय को इतनी चोट लगी कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। बदला, रिटेलिएशन। इस अपमान और मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने मिलकर सॉन्डर्स को मारकर अपनी बहादुरी और गुस्सा दिखाया। उन्होंने ये काम रिटेलिएशन बदले के रूप में किया। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई आपका खिलौना तोड़ दे और आप उसे चेतावनी दें कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो आप उसे खेलने नहीं देंगे। यह एक तरह का रिटेलिएशन है। HSRA ने अपने नेता की मौत का बदला लेकर सरकार को चेतावनी दी। 5. असेंबली में बम, दी असेंबली बॉम्ब। HSRA का दूसरा सबसे मशहूर काम 8 अप्रैल 1929 को हुआ। हीरोज भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त। क्या किया? उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। ये वो जगह थी जहां ब्रिटिश लोग भारत के लिए कानून बनाते थे। क्यों फेंका? ब्रिटिश सरकार उस समय 2 बहुत खराब कानून, ट्रेड डिस्प्यूट एंड सेफ्टी बिल्स बनाने वाली थी जो मजदूरों और आम लोगों के अधिकारों को छीन लेते। मकसद, गोल, ध्यान दीजिए, उनका मकसद किसी को किल मारना नहीं था। उन्होंने बम खाली जगह पर फेंका और साथ में कागज, लीफलेट्स भी फेंके जिस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा तो आप जोर से ताली बजाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। भगत सिंह ने बॉम्ब फेंककर ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचा ताकि वे देखें कि भारतीय लोग इन अनफेयर बिल्स, अन्यायपूर्ण कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि वे कोर्ट अदालत में खड़े होकर पूरी दुनिया को बता सकें कि वे भारत की आज़ादी और सोशलिज्म, समाजवाद के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह HSRA ने अपनी बहादुरी से पूरे देश को जगा दिया।
नमस्ते। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है और मैं इसे आपके लिए सबसे सरल हिंदी भाषा में एक छोटे बच्चे को कहानी सुनाने के अंदाज में समझाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। केंद्रीय विधानसभा बम कांड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग 1929। आई घटना और अपराधी, द इवेंट एंड द कल्प्रिट्स। ये पहला सवाल था जो आपने पूछा। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? उत्तर, ये महान कार्य 2 देशभक्तों ने किया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता। मूल पाठ का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। आपके पहले सवाल का सही कोड था D1 और 4, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। सबसे सरल भाषा में, इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, आप सोचिए कि ब्रिटिश सरकार एक क्लासरूम में बैठी है और वे ऐसी बातें कर रहे हैं जो बच्चों, इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बच्चे बहुत चिल्लाए, लेकिन टीचर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी। तो 2 बहादुर बच्चे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ने एक बड़ा सा पटाखा, बॉम्ब फोड़ा। ये बॉम्ब सिर्फ आवाज करने वाला था ताकि सोई हुई सरकार जाग जाए। 2. ऐसा करने का मकसद, द ऑब्जेक्टिव। उन्होंने बॉम्ब क्यों फेंका? क्या वे किसी को मारना चाहते थे? नहीं। मूल पाठ का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। उन्होंने बम बहरों को सुनाने के लिए टू मेक द डेफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर फेंका था। गहराई से स्पष्टीकरण, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। 1. कानूनों का विरोध, प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉज। ब्रिटिश सरकार 2 बहुत खराब बिल्स, विधेयक पास कर रही थी। पहला, पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा विधेयक था, जिससे पुलिस को किसी भी नेता को आसानी से जेल में डालने की ताकत मिलती थी। दूसरा, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, व्यापार विवाद विधेयक था, जो मजदूरों को अपनी सैलरी, वेतन बढ़ाने के लिए स्ट्राइक, हड़ताल करने से रोकता था। 2. केवल आवाज, ओनली साउंड। भगत सिंह ने जानबूझकर ऐसा बॉम्ब चुना जिससे किसी को चोट न लगे। उन्होंने ये बॉम्ब खाली जगह पर फेंका। 3. संदेश फैलाना, स्प्रेडिंग द मैसेज। बम फेंकने के बाद उन्होंने कुछ पैम्फलेट्स, पर्चा भी हवा में उछाले। इन पर्चों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है। इट टेक्स अ लाउड वॉइस फॉर द डेफ टू हियर। यह कोट कथन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 3. भगत सिंह की उम्र, भगत सिंह's एज। आपका अगला सवाल भगत सिंह की उम्र से जुड़ा था और यह कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन, गणना का है। जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ, आपके पाठ में लिखा है ही वॉज बॉर्न इन सितंबर 1907। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। घटना की तारीख, डेट ऑफ द इवेंट, 8 अप्रैल 1929। उम्र की गणना, एज कैलकुलेशन। सितंबर 1907 से सितंबर 1928 तक वो पूरे 21 साल के हो गए। सितंबर 1928 के बाद अप्रैल 1929 तक 7 महीने और बीत चुके थे। उत्तर, द आंसर। इसलिए 8 अप्रैल 1929 को उनकी उम्र 21 साल और 7 महीने थी। यही कारण है कि सही ऑप्शन, विकल्प बी, अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। IV, अंतिम बलिदान, द फाइनल सैक्रिफाइस। ये भगत सिंह की कहानी का सबसे इमोशनल, भावनात्मक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। मूल पाठ का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ही वॉज हैंग्ड ऑन द 23rd of March 1931। उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। गहराई से स्पष्टीकरण, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। भगत सिंह को सिर्फ बॉम्ब फेंकने के लिए फांसी नहीं दी गई। असेंबली में बॉम्ब फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का केस, मुकदमा भी चलाया। शहीदी दिवस, मार्टर्स डे। इस हत्या के केस में भगत सिंह, उनके 2 प्यारे दोस्त सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इस दिन को शहीदी दिवस कहा जाता है। वो केवल 23 साल के थे। उनका सपना, हिज ड्रीम। भगत सिंह चाहते थे कि इंडिया एक सोशलिस्ट रिपब्लिक, समाजवादी गणराज्य बने। इसका मतलब है एक ऐसा देश जहां इक्वालिटी, समानता हो और किसी के साथ गरीब अमीर का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। आपके सारे कॉन्सेप्ट सब क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। वाह, आपने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं इसे आपके लिए सबसे सरल हिंदी में एक छोटी कहानी की तरह समझाता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। HSRA, क्रांतिकारियों की नई टीम, न्यू टीम ऑफ रेवोल्यूशनरीज। आई, संस्थापक लीडर, फाउंडर लीडर्स और सवाल का जवाब।
सबसे पहले आपका सवाल और उसका जवाब। सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी सेना के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? उत्तर, सही जवाब है बी, भगत सिंह। भगत सिंह। सरल शब्दों में एचएसआरए क्रांतिकारियों का एक ग्रुप, समूह था। भगत सिंह इस ग्रुप को बनाने वाले और इसे एक नया विजन, दृष्टिकोण देने वाले मुख्य व्यक्ति थे। यह ग्रुप सिर्फ ब्रिटिश अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि इंडिया भारत को एक ग्रेट महान देश बनाना चाहता था। 2. एचआरए से एचएसआरए तक का सफर, द जर्नी। एचएसआरए अचानक नहीं बना था, ये पहले एक और नाम से चलता था। पुराना नाम, इस संगठन का पुराना नाम था एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मतलब था कि वे भारत को एक रिपब्लिक, गणराज्य बनाना चाहते थे। पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। आपके दिए गए पाठ के अनुसार सितंबर 1928 में दिल्ली के एक पुराने किले फिरोज शाह कोटला में एक सीक्रेट मीटिंग, गुप्त बैठक हुई। मुख्य सेनापति, सुप्रीम कमांडर, ये सब चंद्रशेखर आजाद के लीडरशिप नेतृत्व में हुआ। आजाद जी बहुत बहादुर और सबसे अनुभवी लीडर, नेता थे। नाम क्यों बदला? इस मीटिंग में भगत सिंह और उनके दोस्तों ने मिलकर एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया। नया नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचएसआरए में एस, सोशलिस्ट क्यों जुड़ा? ये सबसे जरूरी बात है। भगत सिंह का मानना था कि आज़ादी मिलने के बाद भी अगर देश में अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब रहे तो उस आज़ादी का क्या फायदा? सोशलिस्ट का मतलब, इसका मतलब है समानता, इक्वालिटी। वे चाहते थे कि देश के रिसोर्सेज, संसाधन जैसे जमीन, फैक्ट्रियां, पैसा सबके पास फैली ठीक से बंटे। यानी एक ऐसा भारत जहां वर्कर्स, मजदूरों और फार्मर्स, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण न हो। 3. एचएसआरए के अन्य महान सदस्य। आपके पाठ में कुछ और महान क्रांतिकारियों के नाम हैं जिन्होंने इस संगठन को मजबूत किया। भगत सिंह के साथ सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा और जयदेव कपूर। उदाहरण, सोचिए, भगत सिंह ने एचएसआरए का गोल, लक्ष्य माइनस सोशलिज्म तय किया। सुखदेव और राजगुरु उनके साथ हर काम में खड़े रहे, जैसे असेंबली बम कांड। चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे आगे खड़े होकर सबको सुरक्षित किया। ये सब मिलकर एक ताकतवर टीम थे। निष्कर्ष, एचएसआरए सिर्फ लड़ने वाला संगठन नहीं था, बल्कि ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता का सपना देखने वाला पहला बड़ा क्रांतिकारी ग्रुप था, और भगत सिंह इस सपने को दिखाने वाले मुख्य आर्किटेक्ट, वास्तुकार थे। वाह, ये बहुत अच्छा है कि आप इनकलाब जिंदाबाद नारे, स्लोगन के बारे में सब कुछ हिंदी में और भी सरल तरीके से समझना चाहते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा और हम एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद नारे की विस्तृत, डिटेल्ड व्याख्या। 1. पहला भाग, सवाल और जवाब, द क्वेश्चन एंड आंसर। आपके दिए गए टेक्स्ट का पहला हिस्सा एक परीक्षा, एग्जाम का सवाल है। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इस सवाल का सीधा उत्तर, आंसर परीक्षा में भगत सिंह को माना जाता है। विकल्पों ऑप्शंस में इकबाल, M.K. गांधी और S.C. बोस भी दिए गए थे, लेकिन सही जवाब, करेक्ट आंसर, भगत सिंह है। सवाल के अंत में जो लिखा है UPUDALD A प्री 2010 BPSC प्री 2001 45th, इसका मतलब है कि ये सवाल भारत की कई सरकारी सर्विस परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। याद रखने वाली बात, सवाल पूछते समय अक्सर उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिसने नारे को सबसे ज्यादा मशहूर, मोस्ट पॉपुलर किया, न कि जिसने उसे पहली बार लिखा। 2. दूसरा भाग, नारा किसने लिखा? द क्रिएटर। आपके टेक्स्ट में एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जानकारी दी गई है। द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद वॉज रिटन बाय मौलवी हसरत मोहानी। ये नारा मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था। मौलवी हसरत मोहानी कौन थे? वो एक महान उर्दू शायर, उर्दू पोएट और स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने ये नारा 1921 में बनाया था। सबसे सरल तरीका, हसरत मोहानी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शब्द, वर्ड्स दिए, यानी इस नारे को बनाया, क्रिएटेड। एक उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कवि, पोएट ने एक बहुत अच्छा वाक्य, सेंटेंस लिखा, पर लोगों ने उसे पढ़ा नहीं।
वह वाक्य अभी सिर्फ किताब बुक में है। हसरत मोहानी ने यही वाक्य सेंटेंस दिया था। 3. तीसरा भाग, नारा किसने मशहूर किया? द पॉपुलराइजर। आपके टेक्स्ट का दूसरा जरूरी वाक्य है, भगत सिंह यूज्ड द स्लोगन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेड इट पॉपुलर अमंग द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पीपल ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। भगत सिंह ने इस नारे का पहली बार इस्तेमाल किया और इसे स्वतंत्रता सेनानियों और आज़ादी से पहले के भारत के लोगों के बीच मशहूर कर दिया। भगत सिंह कौन थे? वो एक महान क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी थे, यानी वो ऐसे जवान थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने इस नारे को 1929 में इस्तेमाल करके पूरे भारत में चर्चा डिस्कशन का विषय बना दिया। सबसे सरल तरीका, भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नारे को जोर से चिल्लाया और इसे हर जगह फैलाया, स्प्रेड इट एवरीवेयर। सबसे उपयुक्त उदाहरण, मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल। सोचिए, हसरत मोहानी ने एक धांसू गीत सॉन्ग लिखा, नारा। भगत सिंह ने पहली बार वो गीत एक बहुत बड़े मंच स्टेज पर जोर जोर से गाया जब उन्हें पुलिस पकड़ रही थी। जब लाखों लोगों ने ये गाना नारा सुना तो वे भी इसे हर जगह गाने बोलने लगे। यही कारण है कि जब लोग पूछते हैं ये गाना किसने दिया, तो लोग तुरंत गाने वाले भगत सिंह का नाम लेते हैं, न कि सिर्फ लिखने वाले का। 4. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? इनकलाब जिंदाबाद एक उर्दू नारा है। इनकलाब इसका मतलब होता है क्रांति, रेवोल्यूशन, यानी चीजों को पूरी तरह से बदलना। ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी, बल्कि समाज, सोसाइटी और गरीबों की जिंदगी, लाइफ बदलने की बात थी। जिंदाबाद इसका मतलब होता है अमर रहे या लंबी उम्र हो, लॉन्ग लिव। पूरा मतलब, फुल मीनिंग, क्रांति अमर रहे, यानी ये बदलाव हमेशा जिंदा रहे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। 1. Written by, लिखा, मौलवी हसरत मोहानी, मौलवी हसरत मोहानी। 2. Made popular by, मशहूर किया, शहीद भगत सिंह। 3. Meaning, अर्थ, Long live the revolution.